जीएस लर्निंग। ये देखिए एक नया जो है वीडियो स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको डेली जो है थोड़े थोड़े जीएस को जो है बताया जाएगा हर सब्जेक्ट के। ठीक है, पहला देखिए इसमें जो है बताया जा रहा है वो एंसेंट हिस्ट्री के बारे में। तो एंसेंट हिस्ट्री में आप देखिए शुरुआत होती है आपकी जो है सिंधु सभ्यता से, तो वहीं से शुरू कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हर रोज़ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए सिंधु सभ्यता स्थल। तो सिंधु सभ्यता आपको पता है सिंधु नदी के आसपास ही खोजी गई और 1921 में पहली बार जो है इसकी जो है खुदाई हुई और इसमें जो है स्थल निकलने शुरू हुए ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, अब इसमें बहुत सारे स्थल हैं और इसमें सबसे नॉर्थ में कौन है, सबसे साउथ में कौन है, सबसे ईस्ट में कौन है, सबसे वेस्ट में कौन है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे नॉर्थ में देखिए मांडा चिनाब नदी के किनारे है जम्मू में। सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है, ये यूपी में है। फिर उसके बाद नीचे साउथ में जो है तैमाबाद है, ये गोदावरी नदी के किनारे है, ये महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद वेस्ट में देखिए सुतका गिंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, दाश्क नदी किनारे है। तो जो ये सिंधु सभ्यता है ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में पड़ते हैं, ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में था। अभी इंडिया में बहुत सारी साइट्स खोजी गई हैं इससे रिलेटेड। फिर देखिए ये चार इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो और हैं स्थल उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो यहाँ पे मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, सुतका गिंडोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेदों के बारे में भी जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के अंदर क्या है, तो ऋग्वेद के अंदर ऋचाएँ हैं, 1000 के ऊपर ऋचाएँ हैं इसमें। और उन ऋचाओं को जो है भगवान की स्तुति में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के अंदर ऋचाएँ हैं और इसका उपवेद भी एक है जिसको कहते हैं आयुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का एक आयुर्वेद भी है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और ऋग्वेद के अंदर जो है 10 भाग हैं। ठीक है, अब उन 10 भागों के बारे में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए सामवेद क्या है, सामवेद संगीत से रिलेटेड है। इसमें ज़्यादातर ऋचाएँ जो है ऋग्वेद की ही हैं और इसमें संगीत के बारे में जो है आपको जानकारी मिल जाती है। गांधर्व वेद इसका उपवेद है। ठीक है, गांधर्व वेद। फिर देखिए यजुर्वेद है, यजुर्वेद यज्ञ की जो है क्रियाकलाप और कर्मकांड से रिलेटेड है और इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है। ठीक है, अथर्ववेद जो है ये चिकित्सा और तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है जो वास्तुशास्त्र होता है वो भी इसमें जो है बताया गया है और तंत्र मंत्र से और चिकित्सा से रिलेटेड है। वास्तुशास्त्र भी इसमें पढ़ाया गया है। अथर्ववेद के अंदर जो है अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद, ये सब इसके वेदों के उपवेद हैं। क्या है, उपवेद है। इसके बाद देखिए चलिए मीडिवल हिस्ट्री में चलते हैं। मीडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, 712 एडी से होती है। ठीक है, 712 एडी से मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। अब इसमें जो है कौन सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत 712 एडी में होती है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये पहला मुस्लिम शासक था, शासक क्या कहें, मुस्लिम था जिसने अटैक किया और वो अटैक किया सिंध पे। ठीक है, हाँ, और राजा दाहिर वहाँ पे राज करते थे, उनको हराया। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, ये अरबी था, ये याद रखने की चीज़ है कि ये अरबी था। फिर उसके बाद देखिए जो उसके बाद जो आया वो महमूद गजनवी तुर्क था। ठीक है, उसके बाद जो है वो मोहम्मद गौरी था, वो भी तुर्क था। ठीक है, अब इसमें जो है ये बात भी जानने की है कि ये जो लोग आए हैं अटैक्स मुस्लिम्स किए हैं 712 में, लेकिन इससे पहले ही जो है मुस्लिम्स व्यापार करने आते थे केरला में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले जो है कहाँ पे आए मुस्लिम आए इंडिया में, तो वो केरला में आए। ठीक, और वो व्यापार करने के लिए आए, इधर अटैक्स वगैरह तो बाद में हुए हैं। फिर उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत और मुग़ल्स,
आप अगर मेडिवल हिस्ट्री को बांटेंगे तो 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर के देखिए कौन कौन लोग हैं, तो गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। तो 5 जो है डायनेस्टीज इसमें थी इंपॉर्टेंट, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। और मुग़लों में जो है जो बादशाह हुए हैं वो देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। इसके बाद भी और भी रूलर्स हैं इनके, मुग़लों के और भी बादशाह हैं, लेकिन वो बड़े कमज़ोर थे इसलिए उनके बारे में जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो मिडिवल हिस्ट्री में बस यही दिल्ली सल्तनत के बारे में और मुग़लों के बारे में पढ़ना है। अब मिडिवल हिस्ट्री के अंदर जो है अब ये भी देखिए कि ये मोहम्मद बिन कासिम जो आया ये अटैक किया सिंध पे, लेकिन महमूद गजनवी जो है इसका काम जो है लूटपाट था, ये लूटपाट करने के लिए आया था। मोहम्मद गौरी जो आया था ये इसने जो है इंडिया के अंदर मुस्लिम रूल जो है मुस्लिम शासन जो है शुरू किया, ठीक है, मोहम्मद गौरी। अब इसके बाद देखिए मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानने की जानकारी जो मिलती है मिडिवल हिस्ट्री की, उसको जानने के लिए जो है कुछ किताबें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त हिस्ट्री लिखी जाने लगी थी और पहली हिस्ट्री की जो किताब है इंडिया के अंदर वो जो है तहकीकुल हिंद माना जाता है, अलबरूनी की है, ये आया था महमूद गजनवी के साथ, अलबरूनी। तो तहकीकुल हिंद उसी किताब है, इसके अंदर उस वक्त के इंडिया की पूरी जानकारी है। फिर उसके बाद देखिए मिनहाज सिराज की एक किताब है तबकाते नासिरी, ये भी मिडिवल इंडिया के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है। तबकाते नासिरी 23 भाग में है, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद एक जो है बादशाह हुए थे उन्हीं के समय में लिखी गई है। फिर उसके बाद देखिए जियाउद्दीन बर्नी की एक किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तुगलक डायनेस्टी के बारे में ही बताती है वो। हसन निजामी की एक किताब है ताजुल मासिर, ठीक है, ताजुल मासिर। फिर उसके बाद यहिया सरहिंदी की किताब है तारीख़ मुबारक शाही, सैयद वंश के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छी किताब है। सैयद वंश के लिए अकेली किताब है जो सैयद वंश के बारे में बताती है, तारीख़ मुबारक शाही। तो यहिया बिन सरहिंदी इनकी किताब है। रेहला जो है इब्ने बतूता की किताब है और फुतुहात फ़िरोज़ शाही ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद लिखी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 4-5 किताबें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बहुत पूछता है मिलाने उलाने को। तहकीकुल हिंद अलबरूनी की है, तबकाते नासिरी मिनहाज सिराज की है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी की है, ताजुल मासिर हसन निज़ामी की है, तारीख़ मुबारक शाही यहिया सरहिंदी की है, ठीक है। रेहला इब्ने बतूता की है, फुतुहात फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक की है, ठीक। तो ये किताबें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये बहुत पूछता है किताबें मिडिवल हिस्ट्री से। इसके बाद देखिए इंडियन ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं और इंडियन ज्योग्राफी में देखते हैं लेक्स। वैसे इंडियन ज्योग्राफी तो शुरू करनी चाहिए कि इंडिया की फिजियोग्राफी से, लेकिन लेक्स से शुरू कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, याद करने में जो दिक्कत होती है। तो लेक्स देखिए, लेक्स में जो है आपको जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर की लेक्स। तो वूलर लेक है इसमें, इम्पोर्टेंट लेक है। इसके बाद जो लेक है वो डल लेक है, आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी साफ़ पानी की जो लेक है या मीठे पानी की जो लेक है वूलर है। फिर उसके बाद डल लेक है आपकी कश्मीर की, श्रीनगर में है। अंचार लेक है, ये इम्पोर्टेंट है। तुलियन लेक है एक, नंदकोल लेक है और नगीना लेक है। चलिए इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की लेक है सूरजताल, चंद्रताल, नाको, करेरी, पोंग और भृगु, ठीक है। ये जो है आपकी हिमाचल की है, सूरजताल, चंद्रताल, नाको, करेरी, पोंग, भृगु। फिर इसके बाद देखिए उत्तराखंड की कुछ झील है जो इम्पोर्टेंट है, सातताल, भीमताल, राकसताल, कुरपाताल, रूपकुंड, नौकुचिया, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉलिटी, ये देखिए इसमें झील का नाम हो गया जो इम्पोर्टेंट थी, वूलर लेक ये आपकी जम्मू कश्मीर, डल लेक, अंचार लेक, तुलियन लेक, नंदकोल, नगीना, और हिमाचल में सूरजताल, चंद्रताल, नाको, करेरी, पोंग, भृगु, ठीक है। ये बहुत पूछता है, करेरी जैसे है ये बहुत पूछता है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में देखिए सातताल, भीमताल, राकसताल, खुरपाताल ये पूछता है बहुत, रूपकुंड झील और नौकुचिया झील ये उत्तराखंड की हैं। इसके अलावा बहुत सारी झील हैं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे इसको। इसके बाद देखिए पॉलिटी, पॉलिटी में देखिए
पॉलिटी में देखिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की है, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स कहाँ कहाँ हैं, ये कौन कौन से सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए चीज़ें ली गई हैं। पहले देखिए सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ से 60% ये यूके का है, यहाँ से जो है 60% संविधान हमारा भारत का दिया गया है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ जो है वो यहीं से लिया गया है। प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट होती है उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह सब यहाँ से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ जो है ये यहीं का है। आपके जो है रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 में। सिंगल सिटीजनशिप ये भी यूके की ही है। ठीक है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ये यूके से लिया गया है। फिर उसके बाद यूएस में देखिए, यूएस से लिया गया प्रेसिडेंट की पोस्ट, और प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट चलता है वो भी यहीं का है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी यहीं से ली गई है यूएस से। सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी वो भी यहीं से ली गई है, जो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है वो यूएस से ली गई है। प्रियम्बल का जो विचार है हमारे संविधान में, प्रियम्बल है उसका विचार जो है वो यूएस से लिया गया है। फंडामेंटल राइट यूएस से लिया गया है। रिव्यू पावर जो है आपकी, जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है वो भी वहीं से ली है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बता ही चुके, ये भी यहाँ से। महाभियोग वही इम्पीचमेंट की बात है। इसके बाद पीआईएल जो है पब्लिक इंटीग्रेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पीआईएल जो है ये भी लिया गया है यूएस से। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये भी यूएस से ही ली गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं। इसके बाद देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में हम लोग देख लेते हैं कि एक्ट्स कौन कौन से एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो पूछता है अक्सर मिलाने उलाने को दे देता है। देखिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये एनवायरनमेंट का एक्ट है, वो 1986 में अडॉप्ट किया गया है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये 2010 में बनी है, एक एक्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, 2010 में। फॉरेस्ट एक्ट 1827 का, ये 1827 का है, नहीं 1927 का ही है, 1927 का है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दो अलग अलग है, एक 27 का है, एक 80 का है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 का है। वाटर एक्ट जो है 1974 का है पोल्यूशन को रोकने के लिए, और एयर के पोल्यूशन को रोकने के लिए जो एक्ट है 1987 का है। ठीक है, फिर से देखिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनजीटी एक्ट 2010, फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट जो है पोल्यूशन को रोकने के लिए वो 1987 का है। नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स 2000 का है। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी के अंदर क्या है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले ये देखिए कि अर्थ जो है इस पर 3 इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं या मानी जाती हैं। एक है इक्वेटर जो बीच से जाता है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में जो है एक लाइन जो है ली मानी जाती है कर्क रेखा, कैंसर, और एक जो है मकर रेखा कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वो 23.5 डिग्री साउथ में है। ये जो इक्वेटर वाली लाइन इसको 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 लाइंस हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इक्वेटर। ठीक है, सन जो है सबसे ज़्यादा चमकता है इक्वेटर के दोनों ओर। और इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमिड है, यहाँ पे खूब बारिश होती है, खूब गर्मी भी रहती है। ठीक है, और बहुत घने जंगल हैं इस एरिया में। अब यहाँ से देखिए कि ये जो इक्वेटर है वो कहाँ कहाँ से पास करता है। तो सबसे पहली बात 3 कॉन्टिनेंट से पास करता है, एक है साउथ अमेरिका, एक है अफ्रीका और एक है एशिया। ठीक है, 3 जगह से पास करता है। अब साउथ अमेरिका में किस किस कंट्री से पास करता है इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका की किस किस कंट्री से पास करता है, तो पहले इक्वाडोर से पास करता है, फिर कोलंबिया से पास करता है, फिर ब्राज़ील से पास करता है। तो इक्वेटर की लाइन अगर आप खींचेंगे या आप देखिएगा मैप में जाके, वर्ल्ड का मैप निकालिएगा, उसमें देखिएगा ये जो इक्वेटर वाली लाइन है ये कहाँ कहाँ से जा रही है। तो पहले इक्वाडोर से जाएगी, अगर इस तरफ चलेंगे साउथ अमेरिका के, इक्वाडोर से जाएगी, फिर कोलंबिया से जाएगी, फिर ब्राज़ील से जाएगी। इसके बाद ये जो है अफ्रीका में एंट्री करेगी। अफ्रीका में साओ टोम, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर युगांडा, फिर केन्या, फिर सोमालिया। ठीक है, 7 कंट्रीज हैं अफ्रीका की, वहाँ से जाती है। साओ टोम, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया।
इसके बाद वो एशिया में एंट्री करेगी। ये लाइन जो इक्वेटर वाली है, आगे बढ़ेंगे तो एशिया में जाएगी। एशिया में कौन से देश को जाती है? तो मालदीव को क्रॉस करती है, इंडोनेशिया को करती है और किरिबाती को करती है। 3 ही देश यहाँ पे हैं। तो 3 देश साउथ अमेरिका में, 3 देश जो है एशिया में, बाकी 7 देश जो है आपके अफ्रीका में हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए किस किस कंट्री से जाती है, क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चन बना के पूछते हैं वो। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आता है ये सब क्वेश्चन। तो यहीं पे जो है ये डेली का जो जीएस का पोर्शन है ये ख़त्म होता है।